अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। 24 नवंबर की पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल, उसको उन्होंने अपनी आखिरी कॉल कहा और आखिरी मौका करार दिया अपने कारकुनान के लिए बाहर निकलने के लिए। लेकिन आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आज 25 नवंबर की रात हो चुकी है और अभी तक जो ज्यादातर जिक्र और इन्हिसार है वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले अली अमीन गंडापुर के साथ जो काफिला है उसके हवाले से इन्हिसार हमें नजर आता है कि वो किसी भी वक्त अब इस्लामाबाद की हदूद में जब दाखिल होगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अब पीटीआई का जो एक दावा था वो ये था कि अगर लोग इस्लामाबाद डी चौक जो उन्होंने मकाम बताया वहां ना पहुंच पाए तो जिन जिन शहरों के अंदर हैं वहीं पर एहतजाज करें। मगर हमने कल से आज तक का अगर सिर्फ मवाजना करें तो ऐसा नहीं देखा दीगर सूबों के हवाले से, पंजाब, सिंध और दीगर हवालों से जो ऐलानात किए गए थे। अब जो अली अमीन साहब हैं वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं इत्तलात के मुताबिक, मगर दूसरी तरफ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में वो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब के मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ साहब केपी से, उनकी अडियाला जेल में आज इमरान खान से एक और अहम मुलाकात कराई गई। आज के अहम मौके पे जो मुलाकात हो उसको मुलाकात करवाई गई ही कह सकते हैं। तो मीडिया में जो उसके मुताबिक रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात की मंजूरी दी है अपने इन रहनुमाओं को और ये हिदायत की है कि बैरिस्टर गौहर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक पीटीआई की कमेटी तश्कील दें और ये कमेटी पार्टी अरकान से धरने के मकाम के तयन के हवाले से राय ले कि अगर जगह तब्दील की जाती है तो उसके क्या असरात होंगे हमारे कारकुनान के मोमेंटम पे। लेकिन ये न्यूज रिपोर्ट्स की हद तक ही बात है, प्रोग्राम में इसकी हम तस्दीक करने की भी कोशिश करेंगे। अब हमने देखा सिलसिला पीटीआई मुसलसल मुज़ाकरात की बात कर रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर संजीदा इंगेजमेंट की गई तो 24 के एहतजाज की कॉल भी वापस ले सकते हैं। लेकिन हुकूमत मुसलसल बज़ाहिर इस बात से इनकारी नजर आई। आपने वो बयानात देखे होंगे वजीर दाखिला के जिसमें वो कहते थे कि किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। तो क्या आज वाकई मुज़ाकरात की तरफ मामला जा रहे हैं? किस हद तक ये बातें दुरुस्त हैं ये प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या पीटीआई एहतजाज का मुकाम तब्दील कर सकती है? उनके लिए ये मुमकिन होगा? ऐसी कोई ऑफर उनको की जा रही है? फिर जो एहतजाज में शरीक वर्कर्स हैं उनका भी एक हमने चैलेंज देखा पीटीआई के लिए कि क़यादत के ऊपर एक अदम एतमाद की सी कैफियत है। अली अमीन कल बड़े ये मनाजिर गर्दिश करते रहे जो हम आपको भी दिखाएंगे कि उनके हवाले से बड़ा कड़ा पहरा दिया हुआ था कारकुनान ने जो उनके अराउंड थे। वो कुछ देर के लिए रेस्ट हाउस जाना चाह रहे थे लेकिन उनको मुजामत का सामना कर कुछ आपको मनाजिर दिखाते हैं। सर जी में जाके वुज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आते हैं। चलो ठीक है। वहां पर जो सपोर्टर्स हैं उनमें तासुर था कि कहीं ये वैसे ही पिछली बार की तरह डी चौक से जाने के बजाय वापस केपी ना चले जाएं, तो उनको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा था। दूसरी तरफ हमने सिर्फ वर्कर्स की तरफ से इस किस्म की कैफियत नहीं देखी, बल्कि आज बुशरा बीबी ने जब खिताब किया तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अगर कोई मेरे साथ ना खड़ा हुआ तो मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगी। और साथ ही कहती है कि रिहाई जब तक नहीं होती इमरान खान की तो एहतजाज जारी रहेगा। अब हम हुकूमती तर्जुमान की बात करते हैं। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने आज मुतादिद बार मीडिया से बात की। एक तो उन्होंने बुशरा बीबी पर इल्जाम लगाया कि वो हुजूम को उकसा रही हैं और ये भी कहा कि बुशरा बीबी के कहने पर पीटीआई वर्कर्स ने पुलिस पर तशद्दुद किया जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 5 की हालत तशवीशनाक है। 5 लोग क्रिटिकल हैं। कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है। सब इंस्पेक्टर साहब है फारूक, एक इंस्पेक्टर जख्मी है जुहैब और एक कांस्टेबल था मुबशर। ये पुलिस एहलकारों को ये गमाल बना के भी बैठे हुए हैं। गाड़ियां जो है उनको आग भी लगा रहे हैं और छीन भी रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि ये सियासी एक्टिविटी है? जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लादा सुल्ताना डाकू बनी हुई है। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। थोड़ी देर पहले ही ये खबर पंजाब पुलिस की तरफ से दी गई और जिन कांस्टेबल के हवाले से वो जिक्र कर रही हैं कि वो जख्मी है, मोहम्मद मुबशर बिलाल, उनके हवाले से बताया गया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। अब खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब की आपने वजीर इत्तलात की गुफ्तगू तो सुनी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जो पीटीआई दावा करती है पंजाब में अपनी पॉपुलैरिटी के एतबार से तो उस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देखा गया। अज़मा बुखारी के अल्फाज ये थे कि पंजाब में कोई 80 के करीब लोग बाहर निकले जो सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए गए। ना धमकियां काम आ रही हैं एमपीएस एमएनएस को। 104 एमपीए है, कोई एक एमपीए आपने किसी सड़क पे देखा हो? कहां है लोग? कोई नहीं निकला।
प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब में क्या हुआ, क्यों इतनी बड़ी तादाद में हमें लोग वहां बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए, जिसने हुकूमत को ये तंज करने का मौका दिया। क्या कोई हिकमत अमली है पीटीआई की? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू को देखते हुए वो लोगों को तलकीन कर रहे हैं कि जहां ज्यादा लोग हों तभी एक साथ बाहर निकलें, या वाकई पीटीआई नाकाम हुई है पंजाब में लोगों को निकालने के हवाले से? हुकूमत इंतहाई तनकीद की जद में है। जिस किस्म का उन्होंने प्लान बनाया, मुल्क में को रास्ते रोके गए और उस हवाले से ताकि कोई बाहर ना निकल सके, लेकिन अहम शाहराएं, मोटरवेज, बस स्टैंड स्टिल हैं और इसके हवाले से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। सामान से भरे जो कंटेनर्स थे, क्योंकि उनको भी रोका गया तो उसका मईशत के हवाले से भी बड़ा असर है। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की तरफ से कहा गया कि ये सड़कें बंद करने से जो कंटेनर्स हैं वो रुके हैं और इसकी वजह से रोजाना का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वजीर खजाना के मुताबिक मईशत को ओवरऑल 190 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सो हम ये बात करेंगे कि क्या हुकूमत भी कोई बेहतर तरीका नहीं अपना सकती थी कि मुज़ाकरात किए जाते और मौका ही एहतजाज करने का न बनता। और जो गैर जरूरी बयानात कल से आज तक आप हुकूमती वुज़रा के देख रहे हैं, उसमें ऐसा नजर आता है कि वो लोगों को मजीद उकसा रहे हैं कि रुकावटें अबूर करते हुए ही आप आ जाएं, आप आ क्यों नहीं रहे? सो हम बात करेंगे कैसा रवैया हुकूमत का। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA। हमें हुकूमती तर्जुमानी सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब ने करनी थी, लेकिन उन्हीं की हुकूमत की तरफ से लगाई हुई रास्ते की रुकावटें हैं कि हमारी DSNG अभी तक उन तक नहीं पहुंच सकी। मुज़ाकरात के हवाले से जो बात हो रही है, हमारे साथ इफ्तिखार हुसैन शराई साहब, ब्यूरो चीफ, डॉन न्यूज इस्लामाबाद मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शराजी साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, आप तस्दीक कर सकते हैं मीडिया में जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि आज इमरान खान से जो उनके रहनुमाओं की मुलाकात हुई, उसके बाद कोई मुज़ाकरात के हवाले से उनको गो अहेड दिया गया और इस वक्त मुज़ाकरात का कुछ सिलसिला जारी है जिसको वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुद देख रहे हैं? जी अब साहब, हुकूमत वक्त को इस बात का एहसास हो गया है कि मुल्क को ज्यादा देर तक बंद नहीं रखा जा सकता। इससे आम आदमी और पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है और यही वजह है कि अब हुकूमत ने अपने रवैये में एक बदलाव लेके आई है। और ये जो आपने जिक्र किया कि आज दिन में इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई और मेरी इत्तलात तो ये है कि PTI के नुमाइंदों के अलावा भी कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की है, जिसके बाद ये मामला इस तरफ बढ़ रहा है कि अब कहा यह गया है कि पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को एंगेज करके कम से कम इस बात पे कायल किया जाए कि अगर धरना देना भी है तो किसी मखसूस मकाम पे, वो D चौक नहीं होगा बल्कि इस्लामाबाद में D9 के करीब पिशावर मोड़ का इलाका है। और आपको याद है कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौरान मौलाना फजल रहमान साहब को भी इसी मकाम पे धरना देने की इजाजत दी गई थी। और इस वक्त जो मेरी इत्तलात है उसमें यह है कि हुकूमत की जानिब से मोहसिन नकवी नहीं बल्कि उनके साथ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब भी हैं, वफाकी वजीर अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह साहब भी हुकूमती टीम में शामिल हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया है कि असद कैसर साहब, शिबली फराज और बैरिस्टर गौर, ये 3 लोग हैं कि जो इस कमेटी में शामिल हैं। और जो इत्तलात अब तक हम तक पहुंची हैं, जिनको मैंने तस्दीक भी की है कि मिनिस्टर एनक्लेव के अंदर अब पहला जो राउंड है वो जारी है और पहले मरहले में तहरीरी तौर पे इस बात पे कायल करने की कोशिश किया है तहरीक इंसाफ को कि वो पुरअमन रहेंगे और जो पिशावर मोड़ का इलाका है वहां पे वो धरना देंगे। लेकिन इतना नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि अगर ये इस पे वो राजी होते हैं तो उसके बाद उनकी एक्चुअल डिमांड्स हैं वो है कि सियासी कैदियों की रिहाई और इसके अलावा जो सियासी मुकदमात का खात्मा है वो उसकी तरफ भी बढ़ना होगा। सिर्फ इतना नहीं है कि आप धरने के मकान का तयन कर दें और उसके बाद तहरीक इंसाफ इसमें मुतमईन हो जाए, क्योंकि इसके बाद मामला इससे आगे भी बढ़ेंगे। तो इसमें अब तक जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि पहला मरहला हुआ है, लेकिन अभी हम फौरी तौर पर ये कह नहीं सकते कि इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, क्योंकि जो डिमांड है तहरीक इंसाफ की कि अगर वो एक मखसूस मकाम पे धरना देते भी हैं तो उसके बाद अगला उनकी जो डिमांड है उसके हवाले से हुकूमत को तहरीरी यकीन दहानी कराए कि उसकी भी बात होगी, ताकि उनके पास कोई ऐसी चीजें मौजूद हों कि जिसके ऊपर वो अपने कारकुनों को भी मुतमईन कर पाएं कि हुकूमत के साथ अब चीजें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक प्रोसेस है गुफ्तगू का जो आप के बताते हैं, कंफर्म करते हैं कि जारी है। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया इस अहम तफसीलात के लिए। शोएब शाहीन साहब, फाइनल कॉल से मुराद ये दी गई थी PTI की कि इस मुज़ाकरात अगर कोई है, कोई बातचीत होनी है तो इससे पहले ही हो जाए, एक बार निकलेंगे फिर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अब आपकी बातचीत और मुज़ाकरात शुरू या रिज्यूम हुए, पहले जो रुका हुआ था सिलसिला? देखिए, हमने मुज़ाकरात के रास्ते तो कभी बंद नहीं किए थे।
पहले भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। हमने पहले भी, बल्कि आपको अगर याद हो, हमने तयशुदा एक प्लान था, 1 बजे पहुंचना था फ्राइडे को, और 1 बजे से 3 बजे के दरमियान हमारे मीटिंग करानी थी आपसे। लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची 1 बजे से लेकर 4-5 बजे तक हमारे लोग खड़े रहे और मुलाकात नहीं कराने दी गई इंटेंशनली। देखिए, यहाँ हुकूमत तो इस मौजूदा कठपुतलियों को तो आप हुकूमत ना समझे ना, इनके हाथ में तो एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया गया है, जाली फॉर्म 47। उनको वो एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, उनको कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं। उनकी तो इतनी हकीकत और हैसियत है, उससे ज्यादा तो उनकी कोई हकीकत हैसियत नहीं। बाकी मसला ये है कि जो ही कुछ सीरियस संजीदगी के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो इनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा। अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया गया है, और ढिठाई के साथ जिस तरीके से बर्बरियत कर रहे हैं। देखिए, हमारे ज़माने में भी 2 दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, आए बैठे अपने मुतालबात माने नहीं मानेंगे, जो भी है वो चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, यहाँ डी चौक तक आए, और वो सिंध से चले, पूरा पंजाब में हमारी हुकूमत थी, हमने हर जगह फैसिलिटेट किया। और इसी तरह मरियम नवाज और पीटीएम की जमातें आई, वो आकर के चली गई। लेकिन जिस तरह लेकिन शोएब साहब, कल परसों से खान साहब का बयान बहुत गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, जहां वो कह रहे थे कि मुल्क को एहतजाजों के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ सकते। तो एक तरह का रवैया तो सभी का रहा। जब आप कहते हैं हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर आप इंगेज क्यों कर रही है आपकी जमात इस वक्त उनके साथ? क्या फायदा इस इंगेज? हम नहीं इंगेज कर रहे। पहली बात तो यह, हम नहीं इंगेज कर रहे, वो कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने वो एक जो बात थी वो टीएलपी के हवाले से थी। चंद एक आपको याद होगा कि जो उस जमाने में चंद एक तलखियां पैदा हुई थी, और जो उनकी तरफ से कुछ मसाइल पैदा हुए थे, और उसके जवाब में हुई थी। लेकिन सियासी लोगों के लिए एक अलग बात है कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमारा उनसे अब राजीनामा है, हम उनके बारे में कोई बात ऐसी नेगेटिव नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि ये सियासी लोग जो आज मुसल्लत किए गए हैं, मुझे बताएं कि इन लोगों के खिलाफ कितनी एफआईआर दहशतगर्दी की हमने काटी, कितने लोग आए और जिनको हमने। चलिए, मैं शोएब साहब आपसे मजीद लाहे अमल अब जानने की कोशिश करूंगी आगे इस प्रोग्राम में। कामरान साहब को अगर आप मैं शामिल कर लूं, एक फिक्रा कह दूं। अब साथ देखिए, 4 दिन से जिस तरह इन्होंने मोटरवेज, नेशनल हाईवेज और इंटरनेट और सारा कुछ बंद किया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई हो, खुदा न खास्ता। और मिफ्ता इस्माइल के बकौल 300 अरब रुपए रोजाना का नुकसान ये कर रहे हैं। आप मतलब है कि ये इनको शर्म भी नहीं आती कि अपने मुल्क में अपनी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई एहतजाज करने आ रही है, आप उनको फैसिलिटेट कर दो, दैट्स ऑल। लेकिन शोएब साहब, लोग आज ये जरूर जानना चाहते हैं कि ये बात तो तय थी कि उन्होंने ना इस्लामाबाद में एंटर होने देना, रुकावटें भी लगानी है, पूरे मुल्क में रुकावटें लगानी है जहां जहां से पॉसिबली आप लोग आ सकते हैं। तो आपके क्या काउंटर इसके ऊपर हिकमत अमली थी? कामरान साहब, ये दोनों अतराफ का मौकिफ है, आपके सामने है। एक तरफ पीटीआई का ये दावा था कि पूरे पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल कर देंगे, हर सूबे में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, हमारे इतने लोग ऑर्गेनिकली बाहर निकलेंगे अपनी पॉपुलैरिटी का हवाला देते हुए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी इस किस्म की बातें कर रही थी कि हम इनके साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे, ना ही ये बंदे बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि उनको हर जगह रुकावटें लगानी पड़ी ताकि ये वाकई कहीं इस्लामाबाद डी चौक पहुंच ना जाए। आप किसके मौकिफ को संजीदा पाया आपने कल से लेकर आज तक? मुझे अपना हुकूमत का मौक़िफ़ तो बिल्कुल संजीदा नहीं है, क्योंकि इंगेज करना हुकूमत का काम होता है पार्टियों को, और मुतालबात अगर दुरुस्त हों तो भी उस दुरुस्त मुतालबात को मानना या उसके ऊपर बातचीत करना इवन जो है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो वो हुकूमतों का काम होता है। मगर हुकूमतें जो ना उसकी बजाय जो है, आप इस्लामाबाद को देख लें, किला बना दिया गया है। ये मुझे पुराने ज़माने के बादशाहों के किले जो है ना वो समझ में नहीं आते थे कि किले क्यों बनाते हैं, मगर अब जो है ना वो मुझे समझ आने लग गया है कि वो रेड जोन किला है। और इसी तरह से बाकी भी ना, तो ये मतलब इन्होंने तो रेड जोन बना दिया है, ये तो इसमें बिल्कुल कोई हकीकत है, मतलब इसको कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, एहतजाज तक कर लेने देते, उसका दस्तूरी है क्या, कर लेने देते। मगर वो जिस तरह से हुकूमत जो है ना घबराई बल्कि बौखलाई जो है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना मामलात को मज़ीद अच्छे तरीके से चला सकेंगे। दूसरी तरफ जब पीटीआई वाले मामलात को देखते हैं तो वो उसमें जो है ना वो जो मुनासिब तैयारी होती है, वो मुनासिब तैयारी उनके पार्ट पे भी नहीं हुई है। इनका एक बाकायदा एक इत्तेहाद है, और उस इत्तेहाद के जो बाकी पार्टियां हैं
उनको उन तक को भी जो है ना उन्होंने अपने साथ नहीं रखा। उनके इत्तेहाद के सरबराह जो है वो बलूचिस्तान में हैं। शोएब साहब, अब आज जो इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमें तो इन्हिसार इस्लामाबाद आते हुए अली अमीन साहब के काफिले के हवाले से नजर आ रहा है। पंजाब में क्या हुआ, क्यों लोग नहीं निकले? और हुकूमत दावा करती है कि 80 के करीब लोग निकले थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर पंजाब में। हुकूमत की झूठे होने की सदाकत आप मेरे से ना मांगे, पूरी दुनिया उसको कह रही है। दुनिया के आज तमाम इंटरनेशनल मीडिया की बात मैं चला जाता हूँ, मुझे छोड़ दें। आप गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ लें, आप रॉयटर्स की पढ़ लें, आप तमाम अखबारों को आप उठा लें, अल जजीरा की ले लें, BBC की ले लें। मोर देन 4000 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम पंजाब, यानी 4000 से जायद लोग सिर्फ पंजाब से अरेस्ट हुए हैं। और पूरे पंजाब से काफिले, सिर्फ सिंध से भी निकले, पंजाब से निकले, बलूचिस्तान के काफिले शामिल हो गए हैं DI खान वाले काफिले के साथ जो अकला इंटरचेंज से आ रहे हैं। जो मियाँ वाली, बखर और सारे रीजन के काफिले थे वो उसी उसमें DI खान वाले काफिले के साथ शामिल हो गए, सरगोदा वाले शामिल हो गए, गुजरावाला वाले निकल आए, फैसलाबाद से हामिद रजा साहब वाला, वो वाले काफिले मुख्तलिफ जगहों से होते हुए रास्ते में है। जनूबी पंजाब का काफिला ओलम अब्बास पप्पी और उसके जरताज गुल वगैरह बाकी सारे दोस्त उनकी सरबराही में वो वहां से अभी रास्ते में है। और उसके अलावा लाहौर को आपको पता है इस्लामाबाद से ज्यादा किला बना दिया गया है। वहां से ना कोई इंटर हो सकता है, ना बाहर आ सकता है, ना जा सकता है, कोई मोटरसाइकिल पे भी नहीं जा सकता। वहां की सिचुएशन ये है। लेकिन वहां से हमने स्ट्रेटेजी बदली है, वहां से लोग आना शुरू हो गए हैं। हमने एक एक करके बुलवा रहे हैं, यानी 2-2, 4-4, 5 बंदे किसी तरीके से पहुंचे। और उसके अलावा वहां से हमने तरीकाकार ये निकाला है कि जो ही रास्ते खुलते हैं वहां के लोगों ने निकलना है और वहां के लोग पहुंचेंगे। ज़ाहिर उनके पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, वेल्डिंग की हुई है उन्होंने चार। और अगर रास्ते नहीं खुलते शोएब साहब, नहीं अगर रास्ते नहीं खुलते तो फिर एक मौका आएगा, आप रुकावटें दूर करने का कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? किस तरह लोगों को निकालेंगे? बी प्लान के तहत वो आ रहे हैं। और इसी तरह नाज पंजाब में कल जो हजारा वाला सारे हमारा काफिला आया था वो पूरा अपना टेक्सला से होता हुआ वो सारा यहाँ मार्गला एवेन्यू तक पहुंचा, फिर वापस गया उस अलीअमीन गंडापुर के काफिले के साथ शामिल होने के लिए, फिर दोबारा उसको शेलिंग का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें, सारी फुटेजेस, वीडियोस मौजूद है। बात यह है कि देखें पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद किया है। अगर इनको कोई खतरा नहीं है, लोग नहीं निकल रहे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये रास्ते खोल देना, आने दे लोगों को। देखिए एक निहत्ता आदमी रास्ते में 4 मंजिला एक दीवार खड़ी होगी, उससे टकराएगा, कोशिश करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा, नहीं हटा सकेगा, अल्टरनेट रूट अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो तरीकाकार इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, तो ये तो फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। मैं 2 वाकयात बताता हूँ। ज़िया-उल हक के जमाने में मैं यूनियन का सेक्रेटरी जनरल हुआ करता था, हमारी यूनियन पे पाबंदी लगी और उसके बाद से आज तक पाबंदियां आपको याद है। हम हर रोज एक एहतजाजी जुलूस निकाला करते थे और उस वक्त भी हम ना गिरफ्तारियां हुई, ना हमें किसी ने पूछा, ना हमारे रास्ते में रुकावटें होती थी, छोटी मोटी होती थी। और उसके अलावा आपको बता दूं अदलिया तहरीक में फ्रंट फुट में हम लोग हर रोज होते थे और इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में हम मुजाहरा करते थे और कभी हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब इन फाशिस्ट हुकूमत में 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक मेरे खिलाफ 9 दहशतगर्दी के पर्चे हैं। बाकी कितने होंगे मेरे ग्रुप में? शोएब साहब देखें दौर भी तो बदलाना पाकिस्तानी सियासत में। जिन अदवार की आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ काम, लेकिन दौर ऐसा बदला कि तब कौन सा प्राइम मिनिस्टर ये भी इस तरह खुलकर ऐलान किया करता था, वो भी एक बैरूनी सरजमीन पे, कि मैं वापस जाऊंगा तो उन लीडरान के एसी उतरवाऊंगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हमने जेल में डाले हुए हैं और इनको चौक में लटकाएंगे। इतने बंदे लटका दिए जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन खत्म हो जाए। कौन से शहजाद अकबर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कल परसों ये नए रेफरेंसेस दायर हो जाएंगे? सो अदवार बदले और कहते हैं हाइब्रिड रिजीम्स का ये सिलसिला यहां तक पहुंच गया। सुन ले, पहली बात तो ये है कि कितने एसी उतरे थे और दूसरी बात मुझे बता दें कितने एसी हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी था, उनको लगे रहे, जरदारी को लगे रहे, शहबाज शरीफ को लगे रहे, आज भी वो VIP स्वीट मौजूद है। 7x8 के कमरे डेथ सेल किस साबिक प्राइम मिनिस्टर को मिले मुझे बता दें? और जिसकी बिजली बंद कर दी हो 5 दिन और 12 दिन और 25 दिन के लिए, ना किसी से मिलने दिया गया हो और ना ही उसको बाहर निकलने की इजाजत हो।
ये तो डेथ जो सजाए मौत के कैदी होते हैं ना। शोएब साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, कामरान साहब की तरफ बुनियादी हुकूक होते हैं। ये नहीं होता जो कुछ आज हो रहा है, ये फसाइयत तो आप इसका मुकाबला किसी तहजीब याफ्ता किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे से या किसी जमहूरी मुआशरे से या किसी इस्लामी मुआशरे से नहीं कर सकते जो कुछ आज हो रहा है। जिस तरह शोएब साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, ये आपको अगर तफसील बताऊं, मैं ये भी अपने नाजरीन को बताती चलूं कि हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि एक बैलेंस डिस्कशन हो, तमाम तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू हो, हुकूमती रहनुमा इसलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि हमारे साथ जिन शख्सियत ने होना था उनसे हमारा राब्ता इंटरनेट और रास्तों की बंदिश की वजह से नहीं हो पाया बहाल। कामरान साहब आप ये फरमाइएगा सर, जो पहले आपसे बात हो रही थी कि ऑपोजिशन जमातों को क्या ऑन बोर्ड और कायल करने की पीटीआई की तरफ से कोशिश की गई कि उनका साथ दिया जाए इस एहतजाज में, क्योंकि जब फाइनल कॉल दी जाती है और JUI का भी एक तजुर्बा है एहतजाज करने का और बड़े मुजाहरे करने का, सो फाइनल कॉल से मुराद यही ली जाती है कि एक डू और डाई है। इनके तो पोस्टर्स के ऊपर भी यही लिखा हुआ था, तो ये क्या दुरुस्त अंदाज था इसको फाइनल कॉल कहने का, या अब भी कुछ पुट अप कर सकते हैं आज शाम रात तक? मेरा ख्याल है कि इनसे देर हुई है, मतलब इन्होंने कोई तैयारी के बगैर जो है इन्होंने ये सारा काम किया है। ये पीटीआई इस वक्त एक इत्तेहाद में मौजूद है और उस इत्तेहाद के सरबराह तक को जो है ना वो जब एतमाद में लिया गया तो उस वक्त तक बहुत देर हो गई हुई थी। बाकी पार्टियों को तो खैर एतमाद में नहीं लिया गया, तो बाकी पार्टियां जो ना जिनको एतमाद में नहीं लिया गया वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात तो नहीं हो सकती थी। तो बाकी हमारे तक तो कोई भी नहीं पहुंचा, मगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो इनके इत्तेहाद के सरबराह हैं, जो इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, उनको भी बहुत लेट जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया गया और वो इस वक्त मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में, तो वो उन्होंने भी ऑप्ट नहीं किया कि वो इस सारे मामले में, क्योंकि भले जो है ना उनको मज़ीद कोई काम हो, मगर मैं समझता हूँ अपने बलूचिस्तान की एक जो हमारी साइकी है कि अगर हमको टाइमली जो है ना वो ना किया जाए या हम इंसल्टिंग फील करने लग जाते हैं बाज़ चीज़ों को, तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना वो इंसल्टिंग फील की गई हैं। मुमकिन है मैं गलत हूँ, मगर ऐसा ही मुझे बज़ाहिर लगता है एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए। तो तैयारी प्रॉपर नहीं थी, तैयारी इस तरह से नहीं होती है। तैयारी जो है ना 4-6 महीने पहले से जो है ना वो शुरू कर दी जाती है पार्टियों को। कम से कम पार्टियां अगर उनका वर्कर नहीं आए तो उनको ये कहा जाता है कि उनकी लीडरशिप को कहा जाता है कि आपने फ़लाँ जगह पे हमारा इज्तिमा होगा, फ़लाँ जगह पे स्पीच करनी होगी, या इनको जो इत्तेहाद मौजूद था उसी जो ना उसी की फ्लैगशिप में जो है ना सारा कुछ करना चाहिए था, मगर नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकली जो है ना ये इस बात को जो है इसका नुकसान शायद पीटीआई को होगा। जो साथी पार्टियां इन्होंने बनाई थी अब तक वो भी शायद उनके साथ आगे पता नहीं चल पाए या न चल पाए, मुझे इस पर शकूक पैदा हो गए। तो भले जो इनकी लीडरशिप नहीं है, मगर लीडरशिप नहीं होते भी दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाता है और दूसरों के किए हुए से सीखा जाता है। तो वो अब जिस तरह से गवर्नमेंट अब इस स्टेज पे इनको इंगेज कर रही है और इस स्टेज पे इंगेज करने के बाद जो है वो जेल में आना जाना, आज जेल जाने का दिन नहीं था, आज जेल में मुलाकात का दिन नहीं था, और उसके बाद जो है ना इस स्टेज पे जाके जेल जाना, ये मेरा ख्याल है कि वो जो वर्कर्स हैं उनके हौसले को मज़ीद तोड़ेगा। गो कि मैं इस बात का हामी हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, दोनों फरीक एक कदम पीछे हटे और कोई रास्ता निकाले मामलात का, मगर जो है ना वो इस तरह से जो है वो मुलाकात किसी छतरी के नीचे जो है वो होना और उसका नतीजा जो है वो इनके वर्कर को जो है, मेरा ख्याल है कि वर्कर जो है इनसे नाराज़ होगा, इनकी लीडरशिप से। ये आगे ये बेहतर समझते हैं, इनकी पार्टी का मसला है, दस्तूरी हक है कि इनका एहतजाज कर सकते हैं, मगर जिस अंदाज में कर रहे हैं वो शायद इतना कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं फिर इस बात पे, और यही मैं दूंगी शोएब साहब से, ऑपोजिशन की जमातों को क्यों एंगेज नहीं किया गया? खामोशी अचकज़ई साहब के हवाले से भी हो गई अचानक, हालांकि ही वाज लीडिंग, और फिर जो अब बात हो रही है जलसे का मुकाम इस्लामाबाद में एहतजाज का अगर डी चौक से तब्दील होना, क्या पीटीआई के कारकुन को भी काबिल कबूल होगा? ये इस पर शोएब साहब क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि हमने आगाज में बात की कि लोडेड कंटेनर्स हैं जो रोके गए हैं, लगाए गए रुकावटें लगाने के लिए, और इसके हवाले से पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल को इंतहाई तशवीश है और वो रोजाना करोड़ों का नुकसान होने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ शकील कुरैशी साहब मौजूद है जो सदर है गुड्स ट्रांसपोर्ट रावलपिंडी के। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका। ये जानना चाहेंगे आपसे कि कितना नुकसान है ये जो इन कंटेनर्स के रुकने की वजह से हो रहा है, किस किस्म का साजो सामान है इन कंटेनर्स के अंदर, और क्या ये बात हुकूमत तक भी आप लोगों की तरफ से पहुंचाई गई, आपको कोई रिस्पांस मिला इस पे? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मीडिया की तवज्जुह से और अकाम बाला के साथ ये हमने अपने जो कंसेशन हैं वो शेयर किए हैं उनके साथ, और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां हैं जो रोड पे खड़ी हैं और करोड़ों के हिसाब से उसका डेली का जो है वो एक्सपेंस है जो नुकसान हो रहा है ट्रांसपोर्ट ब्राजी का। और इसके अलावा बहुत सारे जो डेली वेजेस के लोग हैं उनका लाखों की तादाद में उनका जो है लेबर के जो चार्जेस हैं उनका जो लॉसेस हो रहे हैं। इसके अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी है जो गाड़ियां ना लोड होने की वजह से उनके लॉसेस जो हैं वो भी करोड़ों में है। इसके अलावा जो यहाँ से आउट स्टेशन सामान जाता है उसका भी करोड़ों में जो है उसका भी लॉस इसी तरह ही है। तो हमने तो हर प्लेटफॉर्म पे आवाज पहुंचाई है, कामे बाला को मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि ये जो रास्ते बंद होने की वजह से, गाड़ियां एंगेज होने की वजह से, खड़ी होने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है जो रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है। और ये तकरीबन 5-6 दिन से जो है आप इसको अगर एस्टिमेटेड 10 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान है जो पर डे के हिसाब से जा रहा है, और जो 19 तारीख से लेकर अभी तक जारी है। अभी फिलहाल आगे का नहीं पता कि कब तक ये रहेगा। बहुत शुक्रिया शकील कुरैशी साहब। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये बात हुकूमत तक पहुंची है। बाकी तमाम जो तनकीद है रुकावटों के हवाले से कारोबारी जिंदगी जिस हद तक मुतासर हो रहा है उसके बहुत बड़े जो है वो उसका इफेक्ट हो रहा है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे, जिसको खुद इसका इजहार वजीर खजाना भी आज कर रहे हैं। वापस जो हमारी डिबेट हो रही थी उसकी तरफ जाएंगे। शोएब शाहीन साहब, अब आपने सुनी ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू, क्या वजह है कि आप लोगों ने ऑपोजिशन की जमातों के साथ उस तरीके से एंगेज नहीं किया, या आप समझते हैं कि इस मामले के ऊपर आप लोग अकेले ही काफी हैं? लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि आपके बहुत से लोग जो रूपोश हैं वो भी उस अंदाज में लीड नहीं कर सक रहे। हमाद अजहर साहब ने थोड़ी देर पहले पंजाब के हवाले से लिखते हैं कि कल के रोज पंजाब के तमाम बड़े शहरों में दूसरा राउंड होगा, तमाम टिकट होल्डर्स को हिदायत है कि वो दोबारा निकलें। तो हमने तो पंजाब में कोई खास पहला राउंड भी नहीं देखा, यही हुकूमत पंजाब भी कहती है। सो अपोजिशन एंगेज होती, आप बेहतर ना मुतहरिक कर सकते दीगर जमातों के साथ मिलकर? देखिए, मेरा ख्याल है हमारी लीडरशिप ने एंगेज करने की कोशिश की है। शायद प्रोबेबली वो टाइम फैक्टर होगा। मौलाना साहब के साथ भी शायद बात हुई है, लेकिन उनके साथ तो चूंकि हमारा असम्बली के अंदर तक का एक है मुआहदा कि जो भी कोई लेजिस्लेशन आएगी तो हम उसके बारे में एक दूसरे के मौक़िफ़ को जानने की कोशिश करेंगे कि जिस हद तक तावन होगा वो करने की कोशिश होगी। लेकिन चूंकि जॉइंटली हमारे पोजीशन इत्तेहाद में शामिल नहीं है तो ना ही वो तहरीक का हिस्सा बने हैं। इसी तरह जमात इस्लामी वालों के साथ भी हमारा राब्ता पहले से है और वो भी अपना अलग एहतजाज करते हैं, आपको पता है। जहाँ तक ताल्लुक है अल्लामा नासिर साहब का, वो इत्तेमाद में हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे सेनेटर भी हैं, और साहिबजादा आमिर रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, वो तो अपना काफिला लेके रास्ते में हैं। आज किसी भी वक्त वो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक ताल्लुक है महमूद अचकज़ई साहब का, वो उनके साथ भी मेरा ख्याल राब्ता हुआ है हमारी लीडरशिप का। प्रॉबेबली मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता और मैं बात नहीं कर सकता इसलिए। लेकिन बात यह है कि देखें, स्ट्रीट पावर और स्ट्रीट में निकलना, वो पीटीआई का चूंकि एक मामला है और उन्होंने निकलने का फैसला किया है, और इमरान खान साहब का ये एक मैसेज था, पैगाम था और उनका एक फैसला था जिसको पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी ने भी इंडोर्स किया, और उसके बाद ये फाइनल कॉल दी गई कुछ 10 दिन पहले, और उसके बाद से तैयारियां शुरू हुई। ये बात कामरान मुर्तज़ा साहब की दुरुस्त है कि ऐसी कॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने शॉर्टेस्ट पीरियड में जिस तरह की कॉल दी गई और उसके मुताबिक लोग निकले, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक वाहिद ये लीडर है इमरान खान, जिसके कहने पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, और उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई 31 इंटरनेशनल वर्ल्ड सिटीज में 31 मुजाहरे हुए हैं कल के दिन।
24 को। तो ये मैं समझता हूं कि इस तरह। अब शोएब साहब ये भी बताइएगा, बहुत से लोगों के जहन में शोएब साहब ये सवाल है जिसका आप गालिबन बेहतर जवाब दे सकते हैं कि आप लोग जिस पॉपुलैरिटी का, एक तो पीटीआई का दावा भी है, पाकिस्तान की एक पॉपुलर सियासी जमात भी है, ये भी इटसेल्फ हेडलाइंस है और बनी कि आपके लीडर ने जेल से बैठ के एहतजाज की कॉल दी जिसपे हुकूमत को पूरा मुल्क बंद करना पड़ा। लेकिन आप लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनफरादी तौर पर लोग बाहर निकल आएंगे? आप इस्लामाबाद में खुद मौजूद हैं, इस्लामाबाद से बाहर जाने और वापस आने के रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद के अंदर फॉर एग्जाम्पल G9 में वहां क्यों नहीं चौक बंद कर दिया आम लोगों ने बाहर निकलकर इनफरादी तौर पे, क्योंकि आपने उसको डू और डाई करार दिया था कल के दिन को। हम रास्तों की बंदिश के कायल नहीं है, हम रास्ते खोलने चाहते हैं। हम कहते हैं कि सारे रास्ते खोल दें, हर किसी को हक हासिल हो कि जो हमारे मुजाहरे में या हमारे प्रोटेस्ट में शरीक होना चाहे वो लोग को खुशी से आए और खुशी से जाएं। लेकिन हम तो बंद करने के मूड में नहीं है ना, बंद तो इन्होंने किए हैं, ये गलत कर रहे हैं। हम तो मईशत का पहिया चलाना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान चले, हम तो चाहते हैं कि एक प्रोटेस्ट करना एक पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी हक हुआ करता है। वो आए, बैठे, लोग आए, पार्टिसिपेट करें, एक जमहूरी हक है। तो उस जमहूरी हक पे शब खून मार रहे हैं क्योंकि ये जमहूरी नहीं है, ये रिजेक्टेड लोग हैं। जिस तरह इन्होंने 9 फरवरी की रात को, 8 फरवरी को तो हम जीत गए थे, शब खून मारा और कठपुतलियों को मुसल्लत किया, उसी तरह से उस दिन से नहीं बल्कि पिछले 2 साल 2.5 साल पहले से लेकर आज तक इन्होंने आइन और कानून चंद बदमाशिया के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है और जिस तरह वो चाहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, रियासती दहशतगर्दी करते हैं, अवाम पे जुल्म, जबर, तशद्दुद और बर्बरियत करते हैं और जो आखिरी सहारा एक इंसाफ का निज़ाम रह गया है अब उसके ऊपर हमलावर हो चुके हैं। अब जब मुनसिफी इंसाफ करने से बाज आ जाएंगे, जब इंसाफ के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा तो फिर खूनी इनकलाब की तरफ लोग बढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एक पुरअमन एहतजाज ये बुनियादी हक है, उसको आप ना रोकें। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। जमहूरियत के बगैर, आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर और इंसाफ निज़ाम की बेहतरी के बगैर कोई मुआशरा, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप अपने इर्द गिर्द पिछले 1000 साल की तारीख उठा के देख लें, छोटे छोटे मुल्क, जो आपके लाहौर से भी छोटा मुल्क है, आपका सिंगापुर में आप देख लें क्यों तरक्की है, क्यों वहां इन्वेस्टमेंट आती है। आप दुबई को देख लें क्यों आती है वहां इन्वेस्टमेंट, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, इसलिए कि वहां आपके कानून के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, इंसाफ के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट ही होता है कि जो आपके इन्वेस्टर को पैसा लेके वहां जाने में मजबूर करता है। और यहाँ ये आलम है कि आपका, और ये भी शोएब साहब एक ट्रस्ट होता है कि कोई सियासी जमात किसी के एमा के ऊपर कोई एहतजाज लेकर नहीं बैठ जाएगी और फिर कल को जब ऑर्गेनिकली करना चाहेगी तो उसमें भी रुकावटें होंगी और उनके जवाब के तौर पे उनके सामने रखा जाएगा कि जो कामयाब शो आपने पुटअप किया था वो उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ था। हम उस धरने की बात करें जो माजी में दिया गया था। कामरान साहब, एक तो हिकमत अमली ना होने की पीटीआई के हवाले से ये तो बात है, इसके ऊपर तज्जियाकार माहिरीन भी अपनी एक राय दे रहे हैं, लेकिन एक चीज मुख्तलिफ है, बुशरा बीबी का लीड करना जो इमरान खान की अहलिया है, सो वो इस एहतजाज के अंदर शरीक भी हैं और तकारीर भी कर रही हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया चंद दिन पहले, आपने जरूर सुना होगा, सऊदी अरब के हवाले से एक नई थ्योरी है। वो कहती हैं असल साजिश तो उस वक्त शुरू हुई थी और हमसे सवाल किया गया कि किसको उठाकर ले आए हो यहाँ पे। सो आप समझते हैं कि इस किस्म की जब लीडरशिप के अंदर डिवीजन हो, कहीं से भी बयान आ रहा हो, पार्टी पॉलिसी के तहत नहीं चल रही, ये नुकसान दे रहा है पीटीआई को या देगा, या इनकी एक मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट बेस है, वहां पर फर्क नहीं पड़ता किसी बात से? हर वक्त पड़ता है। देखिए, आप दुनिया में रहते हैं और दुनिया जो है अब ग्लोबल विलेज है। अब जब ग्लोबल विलेज है तो आप अगर किसी मुल्क के हवाले से ऐसी बात जो है ना इतनी लूज जो है ना बाल देंगे तो उसका जो है ना उसके ऊपर जो है फिर दूसरे सिक्सर मारेंगे। इस बात को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया और ये बहुत बेहतियात किस्म की जो है ना वो स्टेटमेंट थी उनके पार्ट पे। शायद खातून जो है गैर सियासी हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिए। अगर कोई ऐसी बात हो भी तो दूसरे मुल्कों के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देते, या इवन अगर माजी में भी जो है वो अमेरिका के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स ये देते रहे थे, या अब इम्प्रेशन दे रहे हैं कि अब जो वहाँ पे जो जिन्होंने जीता है ट्रम्प साहब ने, तो उस तरह से तो इस तरह नहीं करते। ये नतीजा इसका कभी भी अच्छा नहीं निकलता और आप एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं कि किसी को जो है ना वो आपके मामलात में मुदाखलत करे। दूसरे मुल्कों के साथ एक एहतराम का या एक सिफारती रिश्ता हुआ करता है और उस रिश्ते के अंदर, रस्मी रिश्ते के अंदर जो है ना रहा जाता है। उनके साथ कोई लव अफेयर नहीं होता, उनके साथ कोई रोमांस नहीं होता, उनके साथ जो है ना तल्लुकात मुफाद की बुनियाद पे होते हैं। फिर सऊदीया तो हमारा जो है ना वो हमेशा जो है
हर अच्छे बुरे वक्त में जो है उससे हमको ज़रूरत पड़ती है और हमारा साथ देता है। तो सऊदीया के हवाले से इतना जो है ना लूज स्टेटमेंट दे देना मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी और उसको गवर्नमेंट ने उसको प्रॉपरली इनकैश किया, उसको एक्सप्लॉइट किया। इनकैश तो मेरा ख्याल छोटा लफ्ज़ हो जाएगा, उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया। तो जो कुछ भी हुआ उनसे चले वो अब माजी की बात हो गई, मुमकिन आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा उनको मिल जाएगा। मगर ये एक बात उनके पार्ट पे है कि वो इसको लीड कर रही हैं, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, घर से निकली हैं। हाँ, भले वो शोहर की वजह से निकली हैं, भले वो पार्टी के आम रुकन के तौर पे निकली हैं, मगर वो निकली हैं और ये एक उनके पार्ट पे एक अच्छी बात है, गुड जेस्चर है। ठीक है, निकली हैं और एक प्लान भी उन्होंने बनाकर दिया। इसके हवाले से एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे फिर शोएब साहब से बुशरा बीबी का जो सियासी किरदार है उसके हवाले से वो क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात कर रहे थे बुशरा बीबी जो रोल प्ले कर रही हैं एहतजाज के हवाले से। शोएब शाहीन साहब, ये क्या इस क़यादत की, आपकी जमात की जो क़यादत है उनकी नाकामी नहीं कि उनकी फैमिली को, खान साहब की फैमिली को इसमें रोल प्ले करना पड़ा है, बुशरा बीबी को मंजर आम पे आना पड़ा, लेकिन ये भी फिर आप लोगों की जमात की एक नाकामी नहीं कि उन्होंने इतना सेंसिटिव किस्म का स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन जैसे मौरूसियत में होता है जिसके खिलाफ आप लोग बात किया करते थे कि लोग क्वेश्चन नहीं करते, वैसे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया और उसको पब्लिक भी कर दिया गया उस स्टेटमेंट को। और जैसे कि कामरान ब्रेक से पहले कहते हैं कि इसको हुकूमत एक्सप्लॉइट कर रही है, सऊदी अरब के हवाले से ताल्लुकात पे जो उन्होंने बात की। लेकिन पहली बात तो आपको वाजे कर दूं कि उनका सियासी किरदार नहीं है। इस वक्त भी अगर वो साथ आ रही हैं, वो अपने शौहर की रिलीज के बारे में वो ज़ाहिर कंसर्न है, वो उसकी हद तक है। दूसरी बात, उनका वो एक जाती एक गुफ्तगू थी और वो भी 24 नवंबर के हवाले से स्टेटमेंट थी और बैकग्राउंड में कुछ उन्होंने कहा जिसका उन्होंने सऊदी अरब का कहीं कोई नाम नहीं लिया और जिसकी वजाहत भी बाद में पार्टी ने भी दी और जिसका इमरान खान साहब ने भी पूरी तरह वजाहत दी। और कोई भी स्टेटमेंट वो पार्टी उसकी चेक करके उसको नहीं रिलीज करती, क्योंकि पार्टी की ना वो पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर है ना वो कोर कमेटी के मेंबर है। सर, पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी होते हुए तो बड़ी खतरनाक बात शोएब साहब आप बता रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी पॉलिसी नहीं देखते तो फिर तो आपकी वेबसाइट से कोई भी रहनुमा कोई भी बयान जारी कर दे, खुद उसके जो भी असरात हों नौजवानों के जहनों पे, आपके जज्बाती सपोर्टर्स के जहनों पे। पहली बात तो यह है कि वो थी रिगार्डिंग दी 24th रैली, इस प्रोटेस्ट के बारे में थी और एक वजाहतन उन्होंने एक बात कर ली जिसका किसी हवाले से भी सऊदी अरब का ना नाम लिया, ना उनका कोई कंसर्न था, ना उसकी तरफ उनका इशारा था। एक चीज जो बाजवा साहब हमेशा गलत बयानी करते रहे और बातें ऐसी करते रहे जिसका तरफ शायद उन्होंने इशारा किया, वो इशारा बाजवा साहब की तरफ जरूर था। और आपको याद होगा, आप उस जमाने में भी वो मोदी साहब और इजराइल के बारे में जो कुछ उनकी आरा थी, जो कि आमिर मीर ने और कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने भी लिखा, तो उनका इशारा प्रोबेबली उस तरफ था, लेकिन ना कि सऊदी अरब की तरफ था, ना ही उनकी कोई मुतनाज़ा बात पार्टी। चलिए सर, इसका वैसे बड़े वाज़े अल्फाज है शोएब साहब, लेकिन फिर भी चलें, ये आपकी वजाहत है इसके ऊपर, उनके बहुत ही वाज़े अल्फाज थे, बड़ा नाबलद किस्म का एक ले मैन टर्मिनोलॉजी में उन्होंने बात किया था और ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि वो आपके बाकायदा सियासत तो नहीं चलाती, पब्लिक स्पीकिंग की उनकी एक हद तक ही होगी। कामरान साहब, दोनों तरफों अतराफ के लिए, हुकूमत हो या PTI हो, एक बेहतर क्या इस वक्त हल निकल सकता है सारी चीज का? हुकूमत का एक मौकिफ है कि हमने माजी में जो गलती की, इनको धरने के लिए आने दिया, वो गलती नहीं दोहराना चाहते। और फिर एक बैरूनी वफ्द भी बेलारूस का आया हुआ है पाकिस्तान में और मईशत और तमाम चीजों का हवाला आपके सामने है जो हुकूमत पेश करती है। दोनों साइड्स के लिए कैसे ये मामला एक बेहतर हल की तरफ जा सकता है? दोनों साइड्स को एक एक कदम पीछे हटना होगा। देखिए, ये सब जानते हैं कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं था और गवर्नमेंट भी जानती है, सबको पता है। और ये नहीं कि ये इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं था, 170 वाला इलेक्शन जो है ना फेयर और फ्री था। उसके अलावा हर इलेक्शन में जो है ना वो एक जगह से जो है ना वो डिज़ाइन होके आता है और उसके बाद वो डिज़ाइन जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसमें सब फरीक अपनी अपनी जगह से पीछे आए और पीछे आने के बाद जो है ना वो एक इलेक्शन की कोई भले साल 1.5 साल बाद की जो है ना कोई डेट मुकर्रर हो और मीनवाइल जो है ना एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो, ये इसका बेहतरीन हल है। इसके अलावा जो है ना मुमकिन नहीं होगा। आप इस वक्त मसला जो है ना वो रियासत को दरपेश हो चुका है। इस वक्त रियासत बचाओ का मामला है। आप अगर इस वक्त बलूचिस्तान में होती, बैठी हुई होती, तो आपको शायद ये मेरी बात जो है ना समझने में ज़्यादा आसानी होती, या खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अजला में से किसी ज़िले में बैठी होती तो भी आपको
ये बात समझने में ज़्यादा आसानी होती। मगर अब मामला जो है ना वो सियासत से आगे रियासत तक पहुंच गया है, तो अगर रियासत ना बचाई गई तो फिर सियासत भी जाएगी, और यहाँ पे रियासत बचाने की बात है, और उन लोगों को जो रियासत के जो है मामलात से डील करते हैं उनको भी जो है ना अब उन हदूद के अंदर आ जाना चाहिए, वरना जो है ना रियासत इस वक्त यकीनी तौर पे ख़तरे में है। इसमें भी कोई शक नहीं है, पीटीआई के अलावा भी हमारी रियासत को मुख्तलिफ बड़े चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इदराक हमें उसका उस तरीके से क्लैरिटी नजर नहीं आती है। अगर मेरे पास चंद सेकंड्स हो सिर्फ, शोएब साहब आप इस पे यहाँ और ना में ही जवाब दे दें कि हम डी चौक के अलावा आज जगह तब्दील होती हुई देखेंगे, या आप लोगों के लिए मुमकिन होगा कि कश्मीर हाईवे पे या जहां पहले कहीं कर चुके हैं एहतजाज, वहां पर आपको दे दिया जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कोई मुज़ाकरात कमेटी बैठी है और कोई बात तय कर लेती है तो मेरा ख्याल है फिर तो हम पाबंद होंगे, लेकिन इस वक्त तक हमारा जो मतबा नज़र है और जो हमारा मौक़िफ़ है और जो हमारा फैसला है वो डी चौक की है। तो इस वक्त तक हमारे दरमियान कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, अगर कोई लीडरशिप हमारी कोई डिसीजन कर लेती है, कोई नेगोशिएशन के नतीजे में कोई डिसीजन हो जाता है तो फिर दैट इज ए सेपरेट थिंग, फिर शायद जो भी होगा मुज़ाकरात के। मैं शोएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एहतजाज या मुज़ाहरा कितना नाकाम या कामयाब है, आज की शाम बहुत अहम है, इस हवाले से देखना होगा क्या होता है। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।